क्लास 12 यूनिट सेकंड विलियन में ये लास्ट चैप्टर है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। मतलब जिसका क्वथनांक स्थिर रहे उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है, अर्थात जो संगठन द्रवावस्था में होता है वही वाष्प अवस्था में भी होता है। ये स्थिर ताप पर उबलते हैं तथा इनके जो अवयवी घटक होते हैं, बनाने वाले घटक, इनको प्रभाजी आसवन द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता, अर्थात जो द्रव और वाष्प अवस्था में जिनका संगठन एक समान रहे, स्थिर ताप पर उबले, इसीलिए नाम है स्थिर क्वाथी। और इनके जो घटक हैं बनाने वाले मिश्रण को, उसे प्रभाजी आसवन द्वारा भी अलग ना कर सकें, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण ये है कि ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जो मतलब जिसका क्वथनांक न्यूनतम हो, मतलब जल्दी से उबले और वाष्प ज़्यादा बने। अर्थात जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। न्यूनतम क्वथनांक से ही हमको याद करना है कि क्वथनांक न्यूनतम हो, मतलब कम ताप पर वाष्प ज़्यादा बने, और जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण। दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब इसका क्वथनांक अधिकतम होता है, मतलब उबलने के लिए ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है और वाष्प कम बनती है, अर्थात राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका वाष्प दाब कम और क्वथनांक अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का मिश्रण। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं या इसी को असामान्य आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। तो ऐसा मोलर द्रव्यमान या ऐसा आणविक द्रव्यमान जो सामान्य ना हो, अर्थात सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम हो या तो अधिक हो, उसे कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान दो प्रकार से प्रदर्शित होता है। या तो यदि हम कोई विद्युत अपघट्ट को किसी विलायक में घोल दें और उस विद्युत अपघट्ट का वियोजन हो जाए, मतलब वो विद्युत अपघट्ट विलायक में घोलने पर अपने धन आयनों और ऋण आयनों में टूट जाए। जैसे हम KCl है, KCl को यदि जल में घोल दें और वो K+ और Cl- में टूट जाए तो अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात जब कोई विद्युत अपघट्ट को किसी विलायक में घोलने पर उसका वियोजन हो जाता है तो कणों की संख्या में वृद्धि। पहले ये एक पूरा था यौगिक, ये टूटा तो दो कण बने, और जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म 4 होते हैं। क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक में अवनमन 1 होता है, परासरण दाब होता है। इस तरह से कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म, जैसे हम यहाँ पे ले लिए हैं क्वथनांक में उन्नयन, तो वो मोललता के समानुपाती होता है। मोललता का सूत्र होता है द्रव्यमान अपन आणविक द्रव्यमान इंटू विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो अब इस सूत्र से हमें दिखाई देता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी द्रव्यमान उतना ही कम होगा, अणु छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाते 1/, आणविक द्रव्यमान, अर्थात आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात विलेय के कणों का जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा और आणविक द्रव्यमान घट जाएगा। अर्थात आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम प्राप्त होगा। जैसे KCl को जल में घोलने पर KCl K+ और
Cl में टूट जाएगा। तो पहले ये एक अणु था, जब जल में घोले तो ये 2 अणु बने, तो अणुओं की संख्या बढ़ी, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ा। अणुसंख्यक गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे आणविक द्रव्यमान घट गया। अर्थात अणुओं की संख्या जब छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, बड़े कण का द्रव्यमान अधिक होगा, जब छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तो उनके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि यदि हम किसी विद्युत अपघट्ट को किसी दूसरे पदार्थ में घोलते हैं, तो यदि उसका संगुणन हो जाता, मतलब विद्युत अपघट्ट के कण पहली पोजीशन में टूट जाते थे अवयवी कणों में, और इसमें क्या होता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। जब किसी में घोले विलायक में, तो ये कण जो होते हैं वो आपस में जुड़ गए, जब जुड़ गए तो कणों की संख्या घटी, कणों की संख्या घटी तो अणुसंख्यक गुणधर्म घटा, और जब अणुसंख्यक गुणधर्म घटा तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। जब अणु आपस में जुड़ गए, अणुओं की संख्या कम हो गई, तो आणविक द्रव्यमान अपने आप बढ़ गए। जैसे छोटे छोटे कई चुंबक हैं, वो आपस में बिखरे हुए हैं, जब वो चुंबक आपस में जुड़ जाएंगे तो पहले अलग अलग चुंबकों का द्रव्यमान कम होगा, पर जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इस प्रकार आणविक द्रव्यमान सामान्य से अधिक हो जाएगा, इसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहेंगे। जैसे बेंजीन एक विलायक है, इसमें हम एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, घोल देंगे तो ये एथेनोइक अम्ल आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बन की वैलेंसी 4, उसी तरह CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा O और ये OH। तो एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से, एक का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन से, ये आपस में संगुणित हो गए एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल के अणु, तो इनके आणविक द्रव्यमान में कमी आ गई। अब इसी में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, छोटा सा है, वान ठाप घटक या वान ठाप गुणांक। वान ठाप एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1880 में जब वियोजन और संगुणन को देखा तो इसकी लिमिट निर्धारण करने के लिए, इसकी कितना वियोजन या कितना संगुणन होता है, इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए एक गुणांक आई दिया, जिसे वान ठाप गुणांक या वान ठाप कारक भी कहते हैं। वान ठाप गुणांक आई इक्वल टू फार्मूला होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान, मतलब जो पहले था, जो दिया था, असामान्य मोलर द्रव्यमान जो हमें वियोजन या संगुणन के पश्चात प्राप्त हुआ। अब मोलर द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका जस्ट उल्टा, जहाँ सामान्य है वहाँ असामान्य, जहाँ असामान्य वहाँ सामान्य, और मोलर द्रव्यमान की जगह अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आई इक्वल टू लिखा हुआ असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म, मतलब वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ये आई इक्वल टू संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या अपान संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। वान ठाप गुणांक आई को शामिल करते हुए अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए अनेक समीकरण, मतलब प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए वान ठाप गुणांक आई को शामिल किया गया। जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू होता है P01 माइनस P1 अपान P01, इक्वल समानुपाते या इक्वल टू होता है x2। तो मतलब विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या। तो इसकी जगह आई का प्रयोग, इसी तरह क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी इक्वल टू KVM, तो आई गुणांक को जोड़ा गया, इसमें भी आई गुणांक को हिमांक में अवनमन में, और परासरण दाब पाई इक्वल टू N2R2/V, तो इसमें भी आई को जोड़ा गया। इस प्रकार हमें एक फार्मूला मुख्य रूप से याद कर लें कि सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसकी सहायता से मोलर द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणधर्म का अपोजिट होता है, सामान्य की जगह असमान, असामान्य की जगह सामान्य। इस सूत्र की सहायता से हम वान ठाप गुणांक या वान ठाप घटक की गणना कर सकते हैं।